बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है ज्योग्राफी का। आज हम शुरू करने जा रहे हैं ज्योग्राफी लेसन 1, ठीक ना। तो लेसन 1 में जो करके दिया है खंड करके दिया है, खंड क खंड ख ऐसे करके क ख ग करके दिया हुआ है, ठीक ना। तो हम लोग पहला आज खंड क पढ़ने जाएंगे, जिसमें से हमको पढ़ना है भारत, संसाधन एवं उपयोग, ठीक ना। हमको इस लेसन में ये जानना है कि संसाधन क्या है, ठीक ना। संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, संसाधन को हम लोग किन किन आधारों पर बांटे हुए हैं, इसके बारे में जानना है। फिर हम लोग इसमें ये जानेंगे कि संसाधन नियोजन कैसे करें, प्लानिंग कैसे नहीं, किस तरह से बचाए, ठीक ना, इसके बारे में पढ़ेंगे। और लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे संसाधन का सतत विकास। ये इस लेसन में पढ़ना है, ये लेसन का कंटेंट है। तो सबसे पहला बात आता है कि संसाधन क्या है। सबसे पहला प्रश्न होगा कि संसाधन क्या है, ठीक ना। तो संसाधन देखिए किसे कहते हैं, हम अपने दैनिक जीवन में जितने भी वस्तुओं का उपयोग करते हैं वो सब के सब संसाधन कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम लोग जो है बांस का यूज कर रहे हैं, लकड़ी का यूज कर रहे हैं, कपड़े का यूज कर रहे हैं, घर में पंखा, बहुत सारी चीजों का यूज कर रहे हैं, ये सब के सब आपको कहलाएंगे संसाधन, ठीक ना। अब ये संसाधन जो है दो चीजों से प्राप्त होती है, मतलब दो तरह से प्राप्त हो सकती है। पहला हम कर सकते हैं प्रकृति द्वारा, ठीक ना, और दूसरा कर सकते हैं मानव द्वारा, ठीक ना। संसाधन हमको दो रूपों में पाई जाती है, एक प्रकृति द्वारा प्राप्त होती है और एक मानव द्वारा प्राप्त होती है। अच्छा, प्रकृति द्वारा प्राप्त होने वाला संसाधन कौन कौन है? अब देखिए, जल जो है संसाधन है, ये प्रकृति द्वारा प्राप्त हुआ है। जल, पौधे, पर्वत, है ना जी, खनिज, ये सब हमारा क्या है, ये वे संसाधन है जो प्रकृति द्वारा प्राप्त होते हैं। और इन सब का उपयोग हम लोग अपने जीवन में किसी न किसी रूप में करते हैं। वायु भी हमारा संसाधन है, और हम लोग तो जानते हैं कि वायु हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक ना, कितना मायने रखता है एक सजीवों के लिए। वायु नहीं रहेगा तो सारे सजीव मर जाएंगे, है कि नहीं है। तो वायु भी हमारा क्या रहेगा, प्राकृतिक संसाधन हो जाएगा। अच्छा, मानव निर्मित संसाधन कौन से आएंगे? जैसे अभी हमने बताया पंखा, बल्ब, है ना जी, लकड़ी से बना हुआ फर्नीचर, है ना जी, या फिर खनिज से प्राप्त जो लोहा प्राप्त होता है उससे हम लोग तरह तरह की चीजों को बना लेते हैं। कपड़ा हुआ, है ना जी, ये मार्कर भी क्या है, ये आपको संसाधन है, लेकिन ये मानव निर्मित संसाधन है। ये बोर्ड जो दिख रहा है ये भी एक तरह का संसाधन है, इसका हम उपयोग कर रहे हैं, लेकिन ये आपको मानव निर्मित संसाधन है। संसाधन किसे कहते हैं, समझ में आ गया। संसाधन उन चीजों को कह सकते हैं या उन वस्तुओं को कह सकते हैं जिसका उपयोग हम दैनिक जीवन में करते हैं, ठीक ना, इसको हम लोग संसाधन कहते हैं। संसाधन तो बहुत तरह का है, लेकिन अब बात यह आएगा कि संसाधन को किन किन आधारों पर बांटा गया है, ठीक ना। संसाधन को हम लोग किन किन आधारों पर बांटे हुए हैं, अब इसको जरा समझिए। संसाधन को हम लोग कई आधार पर बांटे हुए हैं। पहला आधार बताते हैं, ठीक ना। पहला आधार है उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर। सेकंड है आपको उपयोगिता के आधार पर, उपयोगिता के आधार पर। थर्ड आता है आपको स्वामित्व के आधार पर, ठीक ना, इत्यादि बहुत से। तो अब हम लोगों को एक एक करके जानना है कि उत्पत्ति के आधार पर कौन कौन से संसाधन आते हैं, ठीक ना। उत्पत्ति के आधार पर दो ही संसाधन आते हैं, एक को कहते हैं जैव संसाधन, ठीक ना, जैव संसाधन, और दूसरे को कहते हैं अजैव संसाधन, अजैव संसाधन। अब हम लोग जानेंगे जैव संसाधन किसे कहते हैं। जीव का अर्थ होता है जीव, सजीव, जंतु, ठीक ना। तो जंतुओं से प्राप्त होने वाले चीजों को हम लोग जैव संसाधन कहते हैं। अच्छा, दूध जीवों से प्राप्त हो रहा है, सजीवों से, तो आपको जैव संसाधन कहलाएगा। दूध, मछली, अंडा, या फिर जो भेड़ों से प्राप्त होने वाला ऊन जो होता है, रेशम, जिसको हम कहते हैं, उससे हम लोग कपड़ा बनाते हैं, दरी बनाते हैं, बहुत सारी चीजें बनाते हैं, ठीक ना। ये सब क्या कहलाएंगे, ये सब के सब जीव संसाधन कहलाएंगे। अब उसके बाद अजैव संसाधन आएगा। अजैव संसाधन जो निर्जीव हो, निर्जीव जो संसाधन प्राप्त होते हैं, जो संसाधन है उसे अजैव संसाधन कहेंगे। जैसे खनिज लवण जितना भी है ना, धातु वगैरह जितना भी है, ये सब के सब अजैव संसाधन है। मतलब अभी इस रूम में जितना भी चीज हमको दिख रहा है, बल्ब, ये पत्थर का, कंक्रीट का छत हो गया, ये दीवार हो गया, बोर्ड हो गया, मार्कर हो गया, कपड़ा हो गया, ये सब के सब अजैव संसाधन होते हैं, ठीक ना।
उत्पत्ति के आधार पर दो ही होते हैं, जीव जीव। क्लियर हो गया। अब उपयोगिता के आधार पर भी दो ही संसाधन होते हैं। पहला कहते हैं नवीकरणीय संसाधन, रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। और सेकंड है अनवीकरणीय संसाधन। ठीक है, दो ही संसाधन होते हैं। किसके? उपयोगिता के आधार पर जो है संसाधन दो तरह के होते हैं। कौन कौन? नवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन। अब देखिए नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? वे संसाधन या वे चीजें, वे वस्तुएं जिसका उपयोग हम लोग बार बार कर सकते हैं, उन संसाधनों को ही हम लोग नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे कि सूर्य, देखिए सूर्य एक ऐसा संसाधन है जिसका उपयोग हम लोग बार बार कर सकते हैं। और आपको तो पता ही है कि सूरज जो है सदियों से इस ब्रह्मांड में है, इस हमारे पृथ्वी को सूरज की किरणें मिलती रही है ना जी। तो सूर्य जो है हमारे लिए क्या कौन सा संसाधन कहलाएगा? आपको नवीकरणीय संसाधन कहलाएगा, ठीक ना। सूर्य हो गया, हवा हो गया, वायु जिसको कह सकते हैं, ठीक ना। लेकिन वे संसाधन जिसका हम लोग बार बार उपयोग करें वो कहलाएगा नवीकरणीय संसाधन। अब आएगा अनवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या है? कहेंगे वे संसाधन जिनका उपयोग हम लोग एक बार करने के बाद दोबारा नहीं कर सकते हैं, उसे हम लोग अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे कि लकड़ी ले लीजिए ना, लकड़ी एक ईंधन है, अगर उसको जला रहे तो फिर दोबारा हम उसको यूज नहीं कर पाएंगे, तो ये हमारा कहलाएगा अनवीकरणीय संसाधन। पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ये सब के सब आपको अनवीकरणीय संसाधन होते हैं, जिसका उपयोग हम लोग बार बार नहीं कर सकते, केवल एक बार ही कर सकते हैं, ये अनवीकरणीय संसाधन कहलाएंगे। अच्छा, इसके बाद आता है स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर आपको संसाधन चार तरह के होते हैं। पहला आता है व्यक्तिगत संसाधन, व्यक्तिगत संसाधन, ठीक है। सेकंड आता है आपको सामुदायिक संसाधन, ठीक है। थर्ड आता है आपको राष्ट्रीय संसाधन, ठीक है। और फोर्थ नंबर में आता है अंतरराष्ट्रीय संसाधन। ये चार संसाधन आपको स्वामित्व के आधार पर संसाधनों को बांटा गया है। अब एक एक करके इसको भी देखते हैं, ठीक है। व्यक्तिगत संसाधन क्या है? व्यक्तिगत संसाधन उन चीजों या वस्तुओं को कह सकते हैं जिस पर हक किसी एक व्यक्ति का, जैसे कि घर, ये घर, ये मकान हमारा है, एक तरह का संसाधन है, ये वस्तु है ना। तो ये मकान जो है व्यक्तिगत संसाधन कहलाएगा। गाड़ी, अपनी गाड़ी, मोटरसाइकिल हो या फोर व्हीलर, कोई कार हो या कोई भी हो, गाड़ी भी हमारा व्यक्तिगत संसाधन कहलाएगा। जमीन, अगर हमारी जमीन है वो व्यक्तिगत संसाधन कहलाएगा। व्यक्तिगत संसाधन किसको कहते समझ में आ गया? लेकिन जो चीजें हमारी हो उस पर दूसरे का हक नहीं हो, उसे व्यक्तिगत संसाधन कहेंगे। अब आएगा नंबर 2 में सामुदायिक संसाधन किसे कहेंगे? अब ये सामुदायिक संसाधन उन संसाधनों कहेंगे, उन वस्तुओं कहेंगे जिसका हक जो है सभी लोगों का हो। जैसे कि सरकारी स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल जो होता है वो हमारा सामुदायिक संसाधन में आता है, क्योंकि उस पर उस सरकारी स्कूल में किसी का भी बच्चा पढ़ने जा सकता है और उससे शिक्षा प्राप्त कर सकता है, ठीक ना। तो ये सामुदायिक में आ गया। सड़कें सामुदायिक में आ गया, ठीक ना। लेकिन जिसका उपयोग सब लोग करें, गांव के सब लोग करें, वो कहलाएगा सामुदायिक संसाधन, ठीक ना। अब आएगा इसके बाद राष्ट्रीय संसाधन क्या है? तो कहेंगे राष्ट्रीय संसाधन उन सरकारी संसाधनों को कहेंगे जिसका स्वामित्व सरकार पर हो। सरकार किससे बनती है? लोगों से बनती है। मतलब जो है ये दोनों सुनने में एक जैसा ही लगेगा, लेकिन थोड़ा सा फर्क यह है कि सामुदायिक संसाधन जो होता है इस पर भी लोगों का ही हक होता है, लेकिन ये थोड़े से जगह, एक दो गांव के लिए होता है। लेकिन राष्ट्रीय संसाधन जो पूरे देश के लिए हो, जैसे कि एयरपोर्ट देख लीजिए, रेलवे देख लीजिए, है ना जी, ये सब हमारा ऐसा संसाधन कहलाएगा जो पूरे देश के लिए है, जो पूरे देश के लोग इसका उपयोग कर सकते हैं। बात समझ। सड़क भी आ जाएगा, सड़क इसमें भी आएगा, सड़क इसमें भी आएगा। सड़क हमारा सामुदायिक संसाधन भी कहलाएगा और क्या कहलाएगा? राष्ट्रीय संसाधन भी कहलाएगा। हॉस्पिटल्स देख लीजिए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को देख लीजिए, है ना जी, कोई भी अपना इलाज फ्री में करा सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में कोई भी चार्ज नहीं लगता है, ठीक ना। तो हॉस्पिटल्स भी हमारा क्या हो जाएगा? वो सामुदायिक में भी आएगा, राष्ट्रीय में आएगा। अच्छा, सामुदायिक में कौन सा हॉस्पिटल आएगा? तो छोटा छोटा हॉस्पिटल जो पंचायत स्तर पर जो होता है वो कुछ गांव के लोगों के लिए होता है, उस पर कुछ गांव के लोग ही उस संसाधन का उपयोग कर रहे हैं। लेकिन जो
क्या है कि राज्य स्तर पर जो बड़ा बड़ा हॉस्पिटल्स हो, जो देश स्तर पे जो बड़ा बड़ा हॉस्पिटल्स होता है, उसमें देश के सभी लोग वहां जाते हैं और इलाज कराते हैं। तो राष्ट्रीय संसाधन समझ में आ गया, यानी वैसे संसाधन जिस पर देश के लोगों का उत्तरदायित्व हो, ठीक ना, चाहे स्वामित्व हो, वो कहलाएगा आपको राष्ट्रीय संसाधन। अब आएगा अंतरराष्ट्रीय संसाधन, इस पे कुछ हट के। अब इसमें आप लोग को लग रहा होगा, बिल्कुल यही बात समझ में आ रहा होगा कि अंतरराष्ट्रीय संसाधन उसको कहेंगे कि पूरे दुनिया स्तर पर, यानी कि पूरे विश्व स्तर पर वे चीजें जिसका उपयोग जो है सभी देश के लोग कर सकते हैं। अब इसमें जानते क्या आएगा, समुद्र महासागर आएगा। अच्छा देखिए, हर कोई देश कोई ना कोई किसी न किसी रूप में महासागर समुद्र से जुड़ा हुआ है, कुछ कुछ नहीं जुड़ा। जैसे जापान को देखिए, वो पूरा का पूरा समुद्र से, वो टापू है, आइलैंड है, चारों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, पानी से घिरा हुआ है ना जी। अब हमारा इंडिया देश को देख लीजिए जी, है ना जी, हमारे नॉर्थ डायरेक्शन में हिमालय है, समझिए कि उधर कोई पानी ही नहीं है जी। अच्छा, अगर ईस्ट में चले जाते हैं तो बे ऑफ बंगाल है, अगर हम लोग क्या पश्चिम दिशा में चले जाते हैं तो वहां अरब सागर मिल जाएगी जी, और दक्षिण में हिंद महासागर मिल जाएगी। तो देखा जाए तो हमारा जो देश जो है 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है, ठीक है, और एक तरफ तो खैर जमीन है, पहाड़ है, उसको छोड़ देते हैं। अब रही बात, जैसे मान लिया जाए कि यह हमारा इंडिया देश है, ठीक है, इंडिया देश है। अब 3 ओर से, माना कि पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी, ठीक है, ये 3 तरफ से ये सब पानी है, और इधर तो कहने मतलब इधर जो है, इधर हमारा पर्वत है, ऐसे डिजाइन में चलिए इसको मान लीजिए कि पर्वत है, ठीक ना, इधर तो है ये नहीं है। अब समुद्र का जो दायरा जो होता है, समुद्र तो बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा, महासागर वगैरह बहुत बड़ा है, जैसे हिंद महासागर तो बहुत बड़ा है जी, है ना जी। तो अब बात ये आएगा कि अब हिंद महासागर से हो चाहे किसी भी सागर से हो, कोई जरूरी थोड़ी है कि हिंद महासागर के किनारे बसने वाला देश खाली भारत है, और भी तो देश हो सकती है ना। अब जापान देखिए, जापान भी किसी न किसी सागर से घिरा हुआ है, हर बहुत से ऐसे देश जो समुद्र से घिरा हुआ है। सवाल अब ये आएगा, क्वेश्चन यहाँ पे राइज ये हो रहा है कि अंतरराष्ट्रीय संसाधन किसको कहेंगे। समुद्र तो अंतरराष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आ जाता है, लेकिन अब बात यह है कि जिसका उपयोग कर सके, तो वहां एक जो है एक संस्था है जो ये क्या कहते हैं, कंट्रोल करती है। मतलब कोई भी देश जो है, कोई भी देश समुद्र हिस्सा का 200 किलोमीटर की दूरी तक, 200 किलोमीटर की दूरी तक ही समुद्र पर किसी भी देश का क्या होता है, कब्जा होता है, मतलब उसके हक में है। अब 200 किलोमीटर के बाद जो एरिया आता है वो क्या है, लाइन ऑफ कंट्रोल से हट जाता है, मतलब उस देश में कोई भी जा सकता है। मतलब देश का मतलब यह है कि उस समुद्र के हिस्से में कोई भी देश जा सकता है, मछली का जो मछली मारना हो या कुछ और भी कोई सर्च करना हो, उस पर जा सकता है। लेकिन 200 किलोमीटर तक की दायरे में ही जो है देश का अपना क्या होता है, अधिकार होता है। अब 200 किलोमीटर के अंदर यदि कोई भी देश वाला दूसरा देश वाला यदि घुसता है, ठीक ना, वो क्या करता है, वो आपको जासूस के रूप में उसको क्या कर सकता है, कोई भी देश उसको पकड़ सकता है। लेकिन अगर 200 किलोमीटर के बाहर के दायरे में है, जैसे इधर है कहीं, तो कोई भी देश आपको पकड़ नहीं सकता है, ठीक ना। आप उसको पकड़ सकते हैं, आप उसको पकड़ सकते हैं, लेकिन स्पेशली कोई भी देश आपको पकड़ कर नहीं ले जा सकता है, ठीक ना। बात समझ में आ गई। तो ये हुआ आपको अंतरराष्ट्रीय संसाधन। संसाधन के बहुत सारे प्रकार हैं, ठीक ना, हमने कुछ को बताया, और भी बहुत प्रकार के होते हैं, ठीक ना। अब अगला बात आएगा संसाधन नियोजन। हमारे पास इतने सारे संसाधन हैं, देखिए हम लोग संसाधन का उपयोग करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि संसाधन हमारे दैनिक जीवन में घट भी रहा है, बढ़ भी रहा है। तो देखिए एक बहुत बड़े भूगोलविद है, मतलब जियोलॉजिस्ट कह सकते हैं, है ना, जियोलॉजिस्ट थे जिम्बरबेक, इन्होंने कहा था कि संसाधन होते नहीं है बल्कि बनते हैं। मतलब कहने का अर्थ यह है कि संसाधन को ज्यादा अगर उपयोग करेंगे तो उसकी मात्रा कम हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर डीजल पेट्रोल का अगर हम अंधाधुंध यदि उसका उपयोग करना शुरू कर दें तो क्या होगी, आने वाले समय में डीजल पेट्रोल की कमी आ जाएगी, है ना जी। कमी आने के बाद क्या होगी, हमारी दुनिया जो है गति जो जिस गति से चल रही है उस गति में क्या आ जाएगी, थोड़ा सा कमी आ जाएगी, ठीक ना। लेकिन अब बात ये भी है कि हमारी दुनिया जो है केवल पेट्रोल डीजल पर ही टिकी नहीं रहेगी। आज हम पेट्रोल डीजल पे चल रहे हैं, आने वाले टाइम में जो है हमारे पास कोई और भी बढ़िया संसाधन आ जाएगा, तो हमारी मशीनें, हमारी गाड़ी, जो कुछ भी है, पेट्रोल को छोड़कर किसी और पर चलने लगेंगे। तो
तो दुनिया जो है अभी जो है हाइड्रोजन का तीसरा समस्थानिक पर जो है काम कर रही है। अगर हाइड्रोजन का तीसरा समस्थानिक यदि आ गया, क्योंकि वो रेडियो एक्टिव ईंधन होता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है वो एक तरह का, अगर उसको यदि हम लोग क्या कर ले, किसी भी तरह से यदि यूज कर ले ईंधन के रूप में, तो समझिए कि हमारी दुनिया को ईंधन की कमी ही नहीं होगी। लेकिन H3 का उपयोग करना इतना आसान नहीं है। हाइड्रोजन यानी कि जल से, चूंकि जल हाइड्रोजन तो हमारे पास कमी नहीं होगा, चूंकि जल की कमी नहीं है, 3/4 हिस्सा केवल पानी है, एक हिस्सा केवल जो है भूमि है, तो हमारे पास हाइड्रोजन के समस्थानिक का कमी नहीं होगा, H3 का कमी होने वाला नहीं है। लेकिन उस H3 को जो है उस जल से निकालना ये बहुत अभी खर्चीला है, अभी हमारे बस की बात नहीं है, क्योंकि हम जितना खर्च में उसको निकालेंगे उससे सस्ता में डीजल पेट्रोल हमारे लिए काम में आ जाता है। तो खैर, लेकिन संसाधन नियोजन करना बहुत जरूरी है। संसाधन नियोजन का मतलब होता है प्लानिंग ऑफ रिसोर्सेज, यानी कब किस समय पर किस ईंधन को या किस संसाधन को उपयोग करना किया जाए, इस पर प्लानिंग बहुत जरूरी है। अगर हम प्लानिंग नहीं करेंगे, अंधाधुन अगर किसी भी चीज का यूज करते जाएंगे तो क्या होगा, कमी हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि हमारे दादाजी चाहे हमारे पूर्वज लोगों ने एक बहुत बड़ा बगीचा तैयार करके गया, ठीक ना, पौधों को लगाया और आने वाले समय बहुत सारे पेड़ उसमें होंगे, कुछ बहुत अलग अलग फल वाले पेड़ हैं। अब यदि हम उस पेड़ को यदि काटना शुरू करें, आज एक पेड़ को काट दिए, कल एक पेड़ को काट दिए, तो आने वाले टाइम में अगर 1000 पेड़ भी बगीचा में लगा हो तो एक एक करके तो खत्म हो जाएगा, तो फिर हमारे पास बगीचा बचेगा नहीं बचेगा। हम लोग पेड़ का यूज करेंगे, उससे प्राप्त हुई लकड़ी का भी यूज करेंगे, लेकिन सोच समझ के करेंगे। उन पेड़ों को ही हम लोग काटे जो पेड़ जो सूख चुकी हो, है ना जी, जो बिल्कुल सूख चुकी हो, उस पेड़ों को हम काट करके अपना कुछ यूज कर ले। लेकिन बदले में हम लोग को करना क्या चाहिए कि अगर हम एक पेड़ काट रहे हैं तो कम से कम एक पेड़ भी उसके अगल बगल इर्द गिर्द लगा देना चाहिए, ताकि हमारे पास संसाधन बचा रहेगा। अभी क्या है कि हमारी इस धरती पर जल की कमी नहीं है। देखिए, अगला वीडियो हम बहुत जल्द ला रहे हैं, ज्योग्राफी से ही संबंधित अगला जो आएगा ज्योग्राफी में, हम जल संसाधन के बारे में पढ़ेंगे, जल के बारे में पढ़ाएंगे, आपको बहुत अच्छे बातें उसमें बताने वाले हैं, ठीक ना, हम बहुत अच्छे से बात बताएंगे। माना कि अभी हमारे पास जल की कमी नहीं है, इस पृथ्वी पर 3/4 केवल जल ही है, मतलब 72% लगभग पानी पाई जाती है। तो हमारे पास अब सवाल आएगा कि सर हम लोग पानी तो बहुत, मतलब जितना चाहिए उतना खर्च कर सकते हैं, लेकिन हम लोग पानी को खर्च करने से बचाते हैं। कारण यह है कि उतना ही खर्च करते हैं जितना से हमको मिल जाता है। हमारे धरती पर जल की कमी नहीं है, लेकिन इस धरती पर खारे जल की कमी नहीं है, खारा जल बहुत है, और खारे जल का उपयोग हम किसी भी काम में नहीं कर सकते, ना पीने में कर सकते, ना नहाने में कर सकते, ना बर्तन कपड़ा किसी चीज को धोने के लिए नहीं कर सकते, ना सिंचाई करने के लिए कर सकते हैं। तो इस धरती पर मीठा जल कम है और खारा जल ज्यादा है, ठीक है। इसलिए जो है हम लोग क्या करते हैं, मीठा जल को बचाते हैं, ताकि बचा हुआ रहेगा, ज्यादा हम खर्च नहीं करेंगे। तो क्योंकि ज्यादा खर्च करेंगे, हमको जरूरत है 2 बाल्टी पानी की, मतलब 20 लीटर पानी से जहां हम नहा लेते हैं वहां 50 लीटर पानी अगर बहाएंगे तो पानी क्या जाएगा, प्रदूषित हो जाएगा, वो इधर उधर जाएगा, प्रदूषित हो जाएगा। तो हमको पानी को प्रदूषित होने से बचाना भी है। इसलिए जो है संसाधन का नियोजन करना बहुत जरूरी है। कोई भी संसाधन नियोजन करना बहुत ही जरूरी है। आज अगर हम पेड़ों को अंधाधुंध कटाई शुरू कर दें तो क्या हमारे जो एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन का जो प्रतिशत मात्रा है 21% क्या बना रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड का जो मात्रा जो है 0.03% क्या बना रहेगा। पेड़ अगर अंधाधुंध कटाई शुरू करेंगे तो ऑक्सीजन की मात्रा जो है कम होना शुरू हो जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने लगेगी। तो फिर क्या होगा, आगे चल करके पृथ्वी की तापमान क्या रहेगा, वैश्विक उष्मीकरण ग्लोबल वार्मिंग की समस्या उत्पन्न होगी, जिसके चलते इस पृथ्वी पर जीना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हमें पेड़ पौधों को ही बचाना बहुत जरूरी होता है। देखिए, पेड़ पौधों को बचाने के लिए, चाहे संसाधनों को बचाने के लिए बहुत से लोगों ने अपना बलिदान दे दिया, बहुत से लोगों ने अपनी जान दे दिया, ठीक ना। जैसे चिपको आंदोलन हुआ था, है ना जी, सुंदरलाल बहुगुणा ने चिपको आंदोलन को शुरुआत किया था। चिपको आंदोलन था क्या, ये एक बहुत बड़ी आंदोलन हुई थी इस धरती पर, यानी कि क्या है, वो एक आदिवासी थे, ठीक ना। जो सुंदरलाल बहुगुणा जो थे वो एक आदिवासी थे। आदिवासी किसको कहते हैं, जो जंगलों में मतलब पहाड़ों पर रहते हैं, ठीक ना। अच्छा, उनको हम लोग आदिवासी कहते हैं। ये क्या किए थे सुंदरलाल बहुगुणा जी ने, जब पेड़ों की अंधाधुंध कटाई शुरू हुई थी तो सुंदरलाल बहुगुणा को ये बात पता थी कि अगर पेड़ों की संख्या तादाद कम हो जाएगी, काट लिया जाएगा मानव सुख सुविधा के लिए, है ना जी। हम लोग क्या करते हैं, किसी भी संसाधन को क्यों हम लोग ज्यादा खर्च करते हैं, सुख सुविधा के लिए। आज हम लोग क्या करते हैं, जानवरों को मार करके, जैसे हाथी को मार करके उसका दांत काट लेते हैं,
गेंडा को मार करके, गेंडा जो होता है राइनोसोरस जो होता है गेंडा, उस जानवर को मार करके उसका सींग ले लेते हैं अपने सुख सुविधा के लिए, कुछ कुछ सामान को निर्माण करने के लिए। उससे क्या है कि हमको तो सुख सुविधा मिल जाती है, लेकिन इस प्रकृति को नुकसान होता है, संसाधन का गलत उपयोग होता है। तो इसी गलत उपयोग को रोकने के लिए सुंदरलाल बहुगुणा ने क्या किया, एक आंदोलन चलाया, और आंदोलन में सभी लोगों को कह दिया गया कि अगर कोई भी पेड़ काटने आए तो जाकर चिपक जाना पेड़ से। क्या करना, जाकर के पेड़ से चिपक जाना, ताकि कोई भी पेड़ काट नहीं पाएगा। और ये कहना कि अगर पेड़ काटना तो पहले हमें काटो तब पेड़ काटना। और इसीलिए इसी गतिविधि को देख करके, देखते हुए इस आंदोलन का नाम पड़ गया चिपको आंदोलन, जो सुंदरलाल बहुगुणा जी ने किया था। ऐसे नर्मदा बचाओ आंदोलन भी किया गया था। गंगा के हम लोग बराबर सफाई करते रहते हैं, ठीक ना। हमारे जो इस कोरोना लॉकडाउन में हमारी गंगा नदी जो है प्रदूषण से बहुत बची थी, फिर बाद में प्रदूषण हो गई, है ना जी। जब बहुत सारे लोग मरने लगे तो लाशों को दफनाया गया, उसको दफनाने से भी लोग कतराते थे। लोग क्या करते थे, डॉक्टर सब जो थे लोग लाशों को न छुए तो गाड़ी में लोग कंटेनर में डालते थे और किसी नदी वगैरह में प्रवाहित कर देते थे। उससे क्या हुआ, हमारा जल भी प्रदूषित हुआ। तो जल प्रदूषण को ही बचाना है। हमारा प्रश्न नहीं आया था संसाधन नियोजन, यानी कि हमको उसको कितना कितना मात्रा में खर्च करना है, कैसे खर्च करना और बचाना कैसे है, हम यही इसके बारे में समझना भी है। क्योंकि हम लोगों को संसाधन बहुत तरह के हैं, कुछ बहुत सारे प्राकृतिक संसाधन है और बहुत सारे हम लोगों ने खुद बना लिया है। तो अगर संसाधन है तो उसको बचाना पड़ेगा ना, और साथ साथ हमको प्लानिंग करना पड़ेगा कब किस टाइम में हमको संसाधन का उपयोग करना चाहिए, ठीक ना। तो हम सब लोगों को चाहिए कि हम लोग इस पृथ्वी को बचा कर रखेंगे तो ही जाकर के हम भी बचेंगे। अपने सुख सुविधा के लिए जीव जंतुओं को ना मारे, अपने सुख सुविधा के लिए पेड़ पौधों को ना काटे, या अपने सुख सुविधा के लिए जरूरत से ज्यादा किसी संसाधन का उपयोग ना करें। क्योंकि संसाधन बची रहेगी तो आने वाली पीढ़ी को भी उसका फायदा मिलेगा। हम लोग पेड़ क्या अपने लिए सुख स्वार्थ के लिए लगाते हैं, नहीं ना, हम लोग अपने आने वाली पीढ़ी के लिए लगा कर जाते हैं। तो हमारा भी एक कर्तव्य होता है, हम सब के कर्तव्य होते हैं कि इस संसाधन को हम लोग सोच समझ के उपयोग करें। क्योंकि उपयोग नहीं करेंगे तो भी हमारी जिंदगी आधी अधूरी रह जाएगी। तो हम अपने संसाधन को सोच समझ कर उपयोग करें और सामने वाले को भी समझाएं कि संसाधन का गलत उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ठीक ना। तो ये बात समझ में आ गया। ये था आपको खंड क का पूरा हमने बात बता दिया। अगला जो कंटेंट आने वाला है बहुत जल्दी कल जो है हम जो है आपको एक अलग वीडियो प्रोवाइड करेंगे जो खंड ख होगा, ठीक ना। और बहुत जबरदस्त तरीके से पूरा फॉर्म में आऊंगा आप लोगों को पढ़ाने के लिए, ठीक ना। तैयार रहिएगा, इसी टाइम पे आप लोगों को फिर से क्लास चलेगी और पूरा तैयार रहिएगा। और आप लोगों से एक छोटी सी निवेदन है हमारी, जो भी आप लोग वीडियो देखते हैं, कंटेंट जो भी आप लोगों का चला, क्योंकि मैं क्लास 10th का ही तैयारी करा रहा हूँ। आने वाले समय में मैं जो है इंटर का भी मैं कुछ क्लास कराऊंगा, छोटे क्लास का भी मैं सोचा हूँ क्लास कराऊंगा, ठीक ना। आप लोगों से एक छोटी सी निवेदन हमारी यह है कि मैं जितना भी पढ़ाऊं, अगर आपकी ये काम की चीजें हैं तुरंत इसको कॉपी और पेन लेकर के बैठा करिए, ठीक ना। ताकि जो भी इंपॉर्टेंट बातें आएगी तुरंत आप नोट्स करिए, उसको नोट बनाइए, उसका डेफिनेशन तैयार करिए और उसको जो है खत पे तैयारी करिए, ताकि एग्जाम की दृष्टि से आपको ये फायदे पहुंच सके, ठीक ना। और साथ ही साथ जो है आप लोग अच्छे से अच्छे तैयारी करिए। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।